सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ऊपर वाले ने चाहा तो सितंबर अक्टूबर में जब इंतखाबात मुकम्मल होंगे तो यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी। सबसे ज्यादा वोट हमारे, सबसे ज्यादा सीटें हमारी, इस बात के बावजूद कि हमने जम्मू से कैंडिडेट उठाया नहीं, उधमपुर से कैंडिडेट उठाया नहीं, बारामूला की सीट में एक अजीब सी हवा चली, वहां पे भी हमारे उम्मीदवार असेंबली लेवल पे कुछ खास दिखा नहीं सके। लेकिन इन सब चीजों को अगर हम देखें, उसके बावजूद भी ये हम दावे से अपनी ताकतों का और अपनी कमजोरियों का एहसास दिलवाया। और शायद ये एहसास भी जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासकर यहां के हुक्मरानों को मिल गया है कि इस असेंबली इलेक्शन के बाद अगर किसी एक पार्टी की कामयाबी होगी, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। साथ ही महेंद्र सिंह जी यहां माइक पकड़ के काम गिनना शुरू कर गए, ये किया, ये किया, ये किया। ना, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना फर्ज निभाया। आपने मुझे एमएलए दिया, मैंने उस एमएलए को मिनिस्टर बनाया और मिनिस्टर बनाने के बाद मैंने इलाके में काम करा के आपके वोटों का जो हमारे ऊपर एहसान था वो एहसान हमने चुकाया। अब इस बार भी आने वाले इलेक्शनों में अगर आप हमें एमएलए दे देते हो तो हम दोबारा उस एमएलए को मिनिस्टर बना के जो काम अधूरे रह गए हैं उन कामों को हम पूरा करना जो है शुरू कर लेंगे, क्योंकि करना बहुत कुछ है। मुझे अफसोस होता है जब मैं यहां के हालात देखता हूं जम्मू कश्मीर के, जब मैं विजयपुर बूढ़ा सराथिया के हालात देखता हूं, जब मैं यहां के नौजवानों के चेहरों पे मायूसी देखता हूं। ये वो पवित्र धरती है जिसने इस मुल्क के फौज के लिए घर घर से नौजवान जो है पेश किए, इस मुल्क पे इस तिरंगे झंडे को बुलंद रखने के लिए खून की कुर्बानियां दी। जो फौज में ना जा सका उन्होंने तालीम हासिल की, नौकरियां लगी, काम किया और जम्मू कश्मीर इस मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बटाया। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि उन कुर्बानियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। मैं तो अपनी जगह सोच रहा था कि इस पार्लियामानी इलेक्शन के बाद दिल्ली में जो हमारे लीडर हैं वो थोड़ा संभल जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने 400 पार की बात की थी, जिन्होंने 370 की बात की, जब उनकी गाड़ी 240 पे रुक गई तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि पिछले 5-10 साल से जो हालात मुल्क में हैं, लोग उससे मुतमईन नहीं हैं। नहीं तो जो 400 गिन रहे थे, जो 370 गिन रहे थे, उनको आज मजबूरन कहीं बिहार में किसी की मदद की जरूरत है, कहीं आंध्र प्रदेश से किसी की मदद की जरूरत है, कहीं महाराष्ट्र से किसी की मदद की जरूरत है, कहीं किसी और रियासत से मदद की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लोग आज अपने हालात से बेबस हैं, नाराज हैं, उनको बदलाव चाहिए था। अगर हम यहां बूढ़ा सराथिया की बात करें, अगर हम उन घरों की बात करें जो अपने नौजवान बच्चों को फौज में भर्ती होने के लिए तैयार करते थे, आज वो भी अग्निवीर स्कीम के नाम से परेशान हैं। कहते हैं कि इस स्कीम ने हमारा बेड़ा गर्क किया। वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को फौज के हवाले करेंगे, लेकिन 25 साल की उम्र जब उनको फौज से जो है बेदखल किया जाएगा, उसके बाद वो जाएंगे कहां? घरों में आज रिश्ते नहीं मिलते, ये हाल है।
और आप देखें पूरा बेल्ट, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तराखंड का हो, जहां जहां नौजवान फौज की तरफ जाते थे, जहां सबसे ज्यादा फौज में दाखिल होने का काम होता था, वहां सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। नहीं तो यहां की हम बात करें, जहां पिछला इलेक्शन आपके मेंबर पार्लियामेंट ने कोई 3-3.5 लाख वोट के मार्जिन से जीता, आखिरकार इस बार 1-1.5 लाख पे ही उनका फैसला हुआ। अरे नाम, ये 2-2.5 लाख वोट गए कहां? कहीं सोचा आपने कि इन बेल्ट्स पे, जहां आप आंख बंद करके सोचते थे कि ये वोट हमारा है, वो वोट आपको आया क्यों नहीं? कहीं आपने लोगों के साथ धोखा तो नहीं किया? 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ वो हमें याद है। 5 साल होने जा रहे हैं। उस वक्त यहां के नौजवानों को कहा गया था कि इनके रोजगार में अगर रुकावट है तो ये हल का झंडा है, अगर ये हल का झंडा हट जाएगा इनके रोजगार के दरवाजे खुल जाएंगे। आज 5 साल के बाद हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि खुदारा हमें बताएं ना, कहां गए इनके रोजगार? मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो जम्मू कश्मीर में है। आज आप बड़े शान से हमें ये प्रोजेक्ट दिखाते हो, फ्लाईओवर के खंभे लग रहे हैं जम्मू से लेके विजयपुर तक, लेकिन कोई जरा मुझे दिखाए ना एक ठेकेदार यहां का जिसको इस प्रोजेक्ट में काम मिला हो, एक इंजीनियर यहां का जिसको इस प्रोजेक्ट में काम मिला हो। मलबा भी बाहर के लोग आके उठाते होंगे, यहां के लोगों को वो भी नसीब नहीं होगा। सरकारी दफ्तरों में हमारा अपना कोई नजर नहीं आता। अफसर आते हैं, बाहर से आते हैं, चले जाते हैं, हमारा हाल पूछने वाला कोई नहीं, हमारी ज्योग्राफिया जानने वाला कोई नहीं। फरमाया मेरे साथी ने, हमने डेली वेजरों के लिए बना बनाया उनके रेगुलराइजेशन का प्रोग्राम तैयार किया था। पहले तो हमें वक्त लगा नंबर तय करने पे कि हैं कितने, क्योंकि इसमें भी हम चाहते नहीं थे कि कहीं घपला हो, कहीं ऐसा ना हो कि जिसका असली इस पे हक है वो रह जाए और कोई फ्रॉड करके निकलाए।